डू वाइल एंड फॉर लूप यहाँ पर देखा होगा, है ना? तो अगर वाइल की बात हम करें तो वाइल लूप हमारा कब हम यूज़ करते थे, ये हमारा एंट्री कंट्रोल लूप था और ये डायरेक्टली क्या करता था, एग्जीक्यूट होना कंडीशन चेकिंग के बाद हमारा स्टार्ट कर लेता था। डू वाइल की बात करें तो ये पहले एग्जीक्यूट होता था और बाद में कंडीशन चेकिंग करता था, ठीक है? वाइल और डू वाइल में सिर्फ इतना सा डिफरेंस था कि कंडीशन चेकिंग वाइल लूप में पहले होती थी और उसके बाद ये हमारा एग्जीक्यूट होता था लूप। और डू वाइल की अगर मैं बात करूँ तो डू वाइल लूप हमारा क्या करता था कि ये बाद में कंडीशन चेकिंग करता था। तो अगर आपको याद हो ऐसी कंडीशंस जहाँ पर जो लूप है हमारा वो जहाँ पर हमें कम से कम लूप को एक बार ज़रूरी होता है जब एग्जीक्यूट करना, ऐसी कंडीशन में हम डू वाइल लूप का यूज़ करते हैं। लेकिन पाइथन ने कहा कि सिर्फ इतने से कंसेप्ट के लिए कि कंडीशन मुझे बाद में चेक करवानी है, तो सिर्फ इतने से के लिए मैं क्या एक कंसेप्ट होल्ड करके चलूँ? तो पाइथन ने इस लूप को हटा दिया। और अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मैं जब से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, सच कहूँ तो मैंने डू व्हाइल लूप का बहुत ही रेयरली यूज़ किया हुआ है। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर डू व्हाइल लूप मैं हटा देता हूँ तो व्हाइल या फॉर की हेल्प से मैं वो टास्क नहीं कर सकता हूँ। तो पाइथन ने भी बस इतना ही किया कि पाइथन ने कहा जब मेरे पास अरे 2 टाइप के थे, एक था आपका इंडेक्स अरे, एक था आपका एसोसिएटिव अरे। तो पाइथन ने भी 2 टाइप के लूप चलाए। एक हमारा बहुत ईज़िली वर्क करता है इंडेक्स अरे के साथ और दूसरा हमारा बहुत ईज़िली वर्क करता है एसोसिएटिव अरे के साथ, है ना? तो उसने ये 2 टाइप के लूप चलाए। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है पाइथन ने भी और ऐसा कहीं नहीं होता है कि व्हाइल लूप हमेशा इंडेक्स के साथ ही काम करे। व्हाइल एसोसिएटिव के साथ भी कर सकता है और फॉर इंडेक्स के साथ भी कर सकता है। लेकिन बहुत ईज़िली इंटीग्रेशन जो है इंडेक्स अरे के साथ व्हाइल का हो जाता है और फॉर का हमारा एसोसिएटिव के साथ होता है। तो ये काम हमारा किया किसने, पाइथन ने। तो सबसे पहले हम लूप समझ लेते हैं, व्हाइल लूप, इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। बड़ा पुराना सा एक प्रोग्राम है कि आपको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 टू 10 नंबर्स को आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। ये मेरा एक प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि मुझे पाइथन में यहाँ पर बनाना है। तो अब यहाँ पर बनाने के लिए सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल लेना होगा जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 असाइन कर दी है, ठीक है? और मुझे 1 टू 10 यहाँ पर क्या करना होगा कि प्रिंट करना है। तो मुझे पता है ए की वैल्यू 1 है, मुझे प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पर व्हाइल लूप यूज़ किया और कंडीशन चेकिंग की कहाँ तक जाना है, लेस देन इक्वल्स टू 10 तक जाना है। यदि ये कंडीशन ट्रू होगी तो जैसे हम इफ में कॉलन साइन लगा रहे थे देन के लिए, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हमने टैब इंडेंटेशन में यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट कर दी और नेक्स्ट स्टेटमेंट में मुझे ए को 1 से इंक्रीज़ करना है, तो ए हमारा 1 से इंक्रीज़ होता रहेगा। जब ये सारा काम खत्म हो जाएगा, तो आप चाहे तो एक मैसेज भी यहाँ पर दे सकते हैं, एंड ऑफ लूप या एंड ऑफ प्रोग्राम, है ना? जो भी आपको लिखना है, वो आपने लिख लिया। ये जनरल मैसेज इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ताकि हमें समझ में आए कि हम व्हाइल के बाहर आ चुके हैं। तो सबसे पहले बस ये इतना सा ही प्रोग्राम है ये हमारा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए की वैल्यू 1 असाइन की। ए हमारा लेस देन इक्वल्स टू है 10 से, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। हाँ सही बात है, ए हमारा छोटा होता है 10 से, 10 से छोटा है तो हम अंदर आएंगे और ए को प्रिंट करेंगे। तो ए जब प्रिंट होगा, मैं यहाँ पर कहीं पर ऐसा मेंशन कर देता हूँ, ए हमारा प्रिंट हो गया। अब नीचे गया वो, ए की वैल्यू कितनी हो गई है, 2, है ना? 2 लेस देन इक्वल्स टू है 10 से, कंडीशन अगेन ट्रू है, देन ये हमें 2 प्रिंट कर देगा, ठीक है? फिर 3, फिर 4, फिर 5, अप टिल ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, कब तक, 10 तक। एक टाइम आएगा जब 10 इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो 10 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, बिल्कुल लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल्स टू है 10 के। कंडीशन ट्रू हो गई तो इसने 10 प्रिंट कर दिया, ये प्रिंट किया। अब इसकी वैल्यू हो गई 11, 11 ना तो छोटा होता है ना बराबर होता है 10 से, तो ये हमारे लूप की कंडीशन बाहर आएंगे हम। और बाय डिफॉल्ट जैसे ही हम बाहर आएंगे तो जो हमने एक डिफ़ॉल्ट एक मैसेज देके रखा हुआ है लूप खत्म होने पर, ये मैसेज हमें प्रिंट हो जाएगा, एंड ऑफ प्रोग्राम। जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो एक्चुअली में रियल में ये आपको कुछ ऐसा आउटकम देगा, 1 एंटर 2 एंटर 3 एंटर 4 अप टिल, ठीक है, ये आपको दे देगा 10 तक। यानी ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, नई लाइन पर लेके आ जाएगा, क्योंकि पाइथन में बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रिंट फंक्शन है
वो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी प्रॉपर्टी सेट है कि ये क्या करता है, नई लाइन पर आपको लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको इस फॉर्म में आउटपुट नहीं चाहिए, आपको इस फॉर्म में चाहिए था, है ना? ये आपको इस फॉर्म में चाहिए था, ठीक है? तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉमा लगाइए और कॉमा लगाने के बाद आप लिखेंगे एंड इक्वल्स टू डबल कोड ऑन, डबल कोड ऑफ और बीच में एक स्पेस। तो अगर आप ऐसा लिखेंगे तो ये आपको इस फॉर्म में प्रिंट करेगा। यदि आप इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, पहले जैसा लिखेंगे, तो आपको ये ऐसा कुछ प्रिंट कर देता। ये जो मैंने बताया, ये प्रिंट कर देता, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एंड का मतलब है कि मुझे इस पर्टिकुलर के बाद अगला प्रिंटिंग में बैकस्लैश एन मतलब न्यू लाइन नहीं चाहिए, ये एंड होना चाहिए किससे, एक स्पेस से। तो ये कंटिन्यू स्पेस हमें दे देगा। यदि आपको स्पेस नहीं चाहिए, आपको बीच में एट द रेट लिखना है, तो आप यहाँ पर एट द रेट लिखेंगे, तो ये कंटिन्यू हर जगह बीच में क्या करेगा, एट द रेट यहाँ मेंशन कर देगा। तो बड़ा सिंप्लीफाई सा ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, ठीक है? जिसमें हमने 1 से लेके 10 तक यानी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करके देखे, ठीक है? आप इसे नोट कर लीजिए और चाहे तो रन करके देख लीजिए, है ना? 2 मिनट का मैं एक छोटा-सा गैप दे रहा हूँ, जब तक आप इसे रन करके देख सकते हैं और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे। व्हाइल लूप में थोड़ी-सी प्रैक्टिस भी करेंगे, छोटे-छोटे प्रोग्राम्स की, ताकि कुछ लोगों को कुछ-कुछ डाउट्स होते हैं, वो सारे डाउट्स प्रोग्रामिंग एंड के क्लियर हो जाएँगे, है ना? चलिए, यदि किसी को भी एरर आई हो, तो आप अपनी एरर मुझे चैट में बता सकते हैं, ठीक है? यदि किसी को भी कोई एरर किसी ने फेस की हो, तो आप प्लीज़ मुझे एरर बता दीजिएगा चैट में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब एक और प्रोग्राम मुझे करना है जिसमें और थोड़ा-सा इसी को ही अगर हम आगे बढ़ाएँ, तो यदि मुझसे कहा जाए कि आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करनी है, ठीक है? किसी भी गिवन नंबर की, ठीक है? राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको किसी भी गिवन नंबर की प्रिंट करनी है। तो अब जब मैंने गिवन नंबर कहा है, तो दैट मीन्स कि मुझे एक यहाँ पे क्या लेना होगा, इनपुट लेना होगा। तो मैंने यहाँ पर ए नाम के वेरिएबल में एक वैल्यू इनपुट ले ली। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं अगर ए में 5 इनपुट करता हूँ, तो आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसी प्रिंट होगी कि 5, फिर इसके बाद आपको प्रिंट होगा 10, फिर प्रिंट होगा 15, फिर प्रिंट होगा 20। अब टिल ये प्रिंट करता जाएगा कब तक, जब तक कि 50 नहीं आ जाएगा, ठीक है? अगर अपन इसका फॉर्मूला समझें कि टेबल कैसे प्रिंट होती है, तो 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5, ठीक है? फिर इसके बाद हम नीचे आए, तो 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10, है ना?
और ये हमारा ऐसे अप टिल चलता जाएगा। बस यहाँ 2 वैल्यू चेंज होती जाएँगी, ये 3 हो जाएगा, ये नीचे वाला 4 हो जाएगा, ये हमारा 15 हो जाएगा और ये हमारा 20 हो जाएगा, है ना? ऐसे चलता रहेगा। तो आप देखें अगर इसे, तो फ़ॉर्मूला बनाना है अगर आपको, तो ये हो गया हमारा A, जो कि आपने इनपुट लिया था 5 को मल्टीप्लाई किया 1 2 3 4, मतलब अब टिल कहाँ तक करना है, 10 तक। और 1 2 3 4 किसके पास होल्ड करके हम रखे हुए थे, एक लूप के वेरिएबल के पास, तो मैंने इसे आई दे दिया। जब इन दोनों का आंसर आता है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वो मैंने एम में स्टोर करवा दिया। बस यही हमें करना था। यहाँ पर मैंने एक आई वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 1 असाइन कर दी। ठीक है, आई कब तक चले, लेस देन इक्वल्स टू 1 तक चले। और यहाँ पर आने के बाद मैंने लिखा एम इक्वल्स टू ए इंटू आई। ठीक है, और फिर मैंने प्रिंट करवा दिया। जैसे ये काम होगा तो मुझे 10 बार प्रिंट करवाना है, ऑब्वियस है, मैंने अभी बताया था आपको कि भाई हमें पूरा टेबल प्रिंट करना है, तो मैंने एम को प्रिंट करवा दिया। और इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, आई को 1 से इंक्रीज कर दिया। ठीक है, और ये मेरा हो गया एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो ये हमारा लूप चलता रहेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है, एम की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू 5 है, लेस देन इक्वल्स टू है 10 की कंडीशन ट्रू है, तो 5 इंटू 1 5, 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, एक से बढ़ा देगा वैल्यू आई की, तो आई की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है, 2। ठीक है, आई की वैल्यू 2 हो गई। 2 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, तो 5 इंटू 2 10, 10 प्रिंट हो जाएगा। और इस बार ये 3 कर देगा इसकी वैल्यू। 3 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। 5 इंटू 3 15, 15 प्रिंट करेगा। अब चलिए चलता रहेगा कब तक, 10 तक। तो 5 इंटू 10 50, 50 प्रिंट होगा। आई की वैल्यू हो जाएगी 11। 11 लेस देन भी नहीं है और इक्वल्स टू भी नहीं है, तो हम बाहर आ जाएंगे प्रोग्राम के और ये एक मैसेज प्रिंट कर देंगे। तो बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है। आप चाहें तो आप इसे भी क्या कीजिए, रन करके देखिए, है ना? फिर हम आगे चलते हैं। पहले आप इसे फटाफट रन करके देख लो। ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसलिए बढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरा मेरा एक टारगेट, एक प्रोग्राम है, मुझे वो प्रोग्राम करवाना है ना? तो एक और प्रोग्राम हम करेंगे, उसके बाद हम उस प्रोग्राम तक पहुँचेंगे। ठीक है, वो आपका एक असाइनमेंट भी रहेगा। सबसे एक और बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है जो कि आप हमेशा करते हैं, फैक्टोरियल वैल्यू का। आपके पास एक गिवन नंबर है, मैंने ये नंबर दिया। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, फैक्टोरियल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फैक्टोरियल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं चाहूँगा कि पहले आप प्रोग्राम बनाइए और मुझे चैट में यहाँ पर आप मैसेज कर दीजिए। ठीक है, तो मैं आपका प्रोग्राम चेक कर लूँगा। ठीक है, तो फटाफट फटाफट आप प्रोग्राम बनाइए और यहाँ पर मुझे अपलोड कीजिए।
जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया था उन्हें मैं बता दूं कि भाई आप अपना नाम प्लीज़ रिनेम कर लीजिए। बाकी अगर आप सभी जो अपना नाम जैसे लिखे हुए हैं अगर आप देखेंगे तो उनका पूरा नाम, उनका कॉलेज, उनका सेमेस्टर, उनकी ब्रांच, है ना? ऐसा फॉलो करना है आपको। तो प्लीज़ आप अपना नाम रिनेम कर लीजिए, ठीक है? और जैसा सभी ने अपना नाम लिखा हुआ है वैसे ही आप अपना नाम लिखिएगा प्लीज़, है ना? दुर्गेश, इशिता, रुचि, सान्या, सुदीप, है ना? आप लोग प्लीज़ अपना नाम रिनेम करके, है ना? जैसा सभी ने अपना नाम लिखा हुआ है आप प्लीज़ वैसा अपना नाम लिख लीजिए। कुछ लोगों ने मुझे चैट में भेजा है, ठीक है? प्रोग्राम मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल परफेक्ट है ना? भाई फैक्टोरियल वैल्यू का प्रोग्राम तो फटाफट बन जाना चाहिए यार, मतलब बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है ये, है ना? तो उसको आप प्लीज़ फटाफट फटाफट बनाओ। मैं प्रोग्राम इसलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चले कि अगर प्रोग्रामिंग में थोड़े से वीक हो अगर आप, तो फिर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वाइल लूप के प्रोग्राम्स की, है ना? डायरेक्टली एकदम से स्किप नहीं करेंगे फिर, अरे हम उसमें और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? ओके, कुछ लोगों ने मुझे बना के दिया है प्रोग्राम। अ, अब इसको समझिएगा, लेकिन बहुत कम लोगों ने मुझे प्रोग्राम बना के दिया है, तो आप प्लीज़ क्या कीजिए, अपनी प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्राम ज़रूर बनाओ। अगर कहीं पे दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आपको ये प्रोग्राम नहीं आया बनाते, तो आप प्राइवेटली मुझे मैसेज करके बता सकते हो कि सर मुझे इस प्रोग्राम में डाउट है, तो फिर हम और समझेंगे, लेकिन रिप्लाई प्रॉपर आप देते रहिए सभी लोग, है ना? चलिए, जस्ट वेट कीजिएगा। हुँ, चलो, तो हम समझते हैं प्रोग्राम को, कि सबसे पहले जब भी प्रोग्राम बनाना हो तो कभी डायरेक्टली प्रोग्राम बनाने मत बैठो। सबसे पहले इसका आउटपुट समझ लो कि आउटकम क्या आएगा, ठीक है? तो बड़ा सिंपल सा है, अगर मैंने 5 यहाँ इंसर्ट किया है तो 120 आना चाहिए, है ना? अगर मैंने 5 इनपुट दिया है, क्योंकि फैक्टोरियल का लॉजिक ये है कि 5 यानी जो भी आपने नंबर दिया है, वो अपने हर प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? और वो एक नंबर जनरेट करेगा, यानी 5 इंटू फोर, 5 फोर ज़ा 20, 20 इंटू थ्री 60, 60 इंटू टू 120, 120 वन ज़ा 120, ठीक है? 7 दूंगा तो 7 इंटू सिक्स इंटू, इस टाइप से ये चलता जाएगा, ठीक है? तो अब आपको सबसे पहले ये समझना है कि जो भी आप नंबर दे रहे हैं, ठीक है? उसको आपको डिक्रीमेंटल ऑर्डर में लेके जाना है। कुछ लोग क्या करेंगे कि जो भी उन्होंने नंबर दिया है, लूप शायद वो 1 से 5 चलाएँ, और मैं हमेशा लूप चलाता हूँ 5 से 1, है ना? तो आप कान को किसी भी साइड से पकड़िए, कान आपका पकड़ में आएगा, तो यानी अगर आप डिक्रीमेंटल ऑर्डर में जा रहे हैं तो भी आप सही हैं, इंक्रीमेंटल ऑर्डर में जा रहे हैं तो भी सही है ना? हर इंसान का प्रोग्रामिंग करने का, प्रोग्राम लिखने का तरीका अलग-अलग होता है। तो ज़रूरी नहीं है जैसा मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ शायद आपने भी वैसा बनाया हो, लेकिन आपका आउटकम आ रहा है तो है ना? इट विल ओके।
चलो, अब हम समझते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या किया, एक नंबर लिया, मैं यहाँ पे नंबर के लिए एक n वेरिएबल ले लेता हूँ, है ना? ताकि थोड़ा-सा रिलेवेंट हो। तो मैंने यहाँ पे n वेरिएबल लिया, एंटर नंबर में मैंने n में एक वैल्यू दे दी है, मैंने शायद यहाँ पर दिया है 5, ठीक है? अब मैंने यहाँ पर 5 इंसर्ट कर दिया, यानी n की वैल्यू 5 हो गई है। मैं नीचे कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू लिखता जा रहा हूँ ताकि एक ड्राई रन टाइप हम कर सकें, तो थोड़ा-सा अच्छा होता है प्रोग्राम को ड्राई रन करना। तो मैंने यहाँ पर n इक्वल्स टू 5 दिया। I की वैल्यू अगेन, अब मैं चाहूँ तो 1 से 5 ले जा सकता हूँ और चाहूँ तो 5 से 1 ले जा सकता हूँ, ठीक है? आपकी जो श्रद्धा भक्ति, आप वैसा काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने I की वैल्यू कितनी दे दी है? मैंने दे दी है कि भाई I की वैल्यू कितनी है हमारी, जितनी हमको लूप चलाना है, ठीक है? तो मैंने वो दे दिया। या तो आप चाहो तो आप I यूज़ ही मत कीजिए, आप एक वेरिएबल यूज़ कर सकते हो f। f की वैल्यू आपने यहाँ पर 1 असाइन कर दी, ठीक है? f की वैल्यू 1 असाइन क्योंकि इस पे अपन अभी चर्चा करेंगे, ठीक है? why 1 ही क्योंकि, है ना? इस पे हम हालाँकि बात कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से हम इस पे एक बार रिवाइज़ करेंगे। हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कांसेप्ट जब समझे थे, कंस्ट्रक्टर समझा था, तब हमने ये समझी थी ये चीज़ें, है ना? वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करना, लेकिन अभी हम एक बार और समझेंगे इसे। यहाँ पर मैंने I, अगर हमारा लेस देन है की जगह मैं अगर ऐसा कर दूँ, इसे उल्टा चलाऊँ लूप, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 1 के, तो ये लूप चलता रहे और I की जगह मैंने यहाँ क्या असाइन कर दिया n। तो n हमारा बड़ा या बराबर है 1 से, कंडीशन ट्रू है, अगर ट्रू है तो f इक्वल्स टू, ये स्टेटमेंट मैं चेंज कर देता हूँ, f इक्वल्स टू f इंटू मैंने कर दिया है n, ठीक है? और ये लूप हमारा हर बार चलता जाए और यहाँ मैंने लिख दिया है सॉरी n माइनस इक्वल्स टू 1, मतलब n एक एक से कम होता रहे। जब हम इस लूप के बाहर आएंगे तो हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट करना है मुझे f को, तो मैंने प्रिंट कर दिया। ये हो गया आपका प्रोग्राम, ठीक है? अब इसे समझते हैं। सबसे शुरू में अगर हम आएंगे फर्स्ट लाइन में, तो फर्स्ट लाइन में आपने n की वैल्यू 5 दे दी, कोई तकलीफ नहीं। f की वैल्यू 1 दे दी, कोई तकलीफ नहीं। यहाँ पर आपने लूपिंग में आए और आपने चेक किया कि जो n है वो लेस देन इक्वल्स टू है क्या 1 के, यानी कि 5 हमारा बड़ा है, 1 से बिल्कुल बड़ा होता है, 1 से कंडीशन एकदम सही है, आप अंदर आ जाइए। जैसे ही आप अंदर आए तो n और f का मल्टीप्लाई हुआ, मतलब 5 और 1 का मल्टीप्लाई हुआ और f में वैल्यू असाइन होगी, तो 5 वन जा 5, तो हमारे f के पास वैल्यू आ गई है 5। और इस स्टेटमेंट में आपने n को 1 से कम कर दिया। अगर आपको ये स्टेटमेंट समझने में कोई ज़्यादा तकलीफ होती है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपने n को 1 से कम कर दिया, अब n की वैल्यू कितनी हो गई है 4, ओके? फिर हम लूप में आए और हमने कंडीशन चेक की, 4 ग्रेटर देन है 1 से, कंडीशन फिर ट्रू है, अंदर आए। f जो कि 5 था का मल्टीप्लाई हो गया n से जो कि 4 है, 5 4 जा 20, f की वैल्यू कितनी हो गई है 20, है ना? असाइन क्योंकि आप f में कर रहे हो, और n की वैल्यू 1 से फिर आपने डिक्रीमेंट कर दी, डिक्रीज कर दी, तो आपकी वैल्यू हो गई है 3। फिर हमने लूप चलाया, हमने लूप में कंडीशन चेक की, तो 3 बड़ा होता है 1 से, फिर हम अंदर आए, 23 से 60 हो जाएगा, जो कि हमारे एफ में जाएगा, 20, है ना? सॉरी 20 इंटू 3, 23 से 60। एन की वैल्यू फिर से एक डिक्रीज होगी, तो हमने यहाँ पर 2 कर दिया। 2 ग्रेटर देन 1 है, अगेन ट्रू है कंडीशन, तो 62 से 120 होता है। एफ की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 120, और एन हमारा फिर से एक से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, एन की वैल्यू हो गई 1। 1 ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल सही कंडीशन है, क्योंकि ग्रेटर देन तो नहीं होता, लेकिन 1 1 के इक्वल होता है। फिर हम अंदर आए, ठीक है? तो ये हमने 120 था, 121 से 120, एफ की वैल्यू 120 ही रहेगी, और एन एक से डिक्रीज होके कितना हो गया है 0। 0 ना तो बड़ा होता है 1 से, ना तो बराबर होता है 1 के, दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ से हम लूप से बाहर आ जाएंगे और एफ को प्रिंट करेंगे जो कि 120 है, और प्रिंट कर देंगे एंड ऑफ द प्रोग्राम। हाँ, ये मैंने एक बिल्कुल छोटा सा प्रोग्राम बना के बताया आपको, बेसिक सा, ठीक है? आ, पहले आप मुझे बता दीजिएगा कि इसमें कोई डाउट है या नहीं है, ठीक है? फिर उसके बाद हम एफ की वैल्यू पे चर्चा करेंगे कि 1 हमने क्यों असाइन किया, ठीक? तो फटाफट फटाफट आप चैट में मुझे बताते जाइए, अगर किसी को इस प्रोग्राम को रिपीट करना हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज़ आप फटाफट बताते जाओ, है ना? बहुत सारे लोगों ने मुझे इस बीच में प्रोग्राम सेंड कर दिया था, तो मुझे मिल गया है आपका प्रोग्राम, ठीक? अब आप फटाफट फटाफट मुझे बता दीजिए, इस प्रोग्राम को रिपीट करना है या नहीं करना है? आप समझ गए? ओके।
ग्रेट। चलिए, आ गए हैं, कुछ रिप्लाई आए हैं मेरे पास, जिन्होंने बोला है कि उन्हें आ गया है। अच्छा, जिसको रिपीट करना हो बस वो एक मैसेज डाल देना, जब तक मैं ऐप को समझा रहा हूँ कि ऐप हमारा 1 क्यों असाइन किया। देखो, सिंपल सी चीज़ हमने एक बार चर्चा की थी कि कभी भी किसी भी वेरिएबल को आप यूज़ करोगे तो उसको इनिशियल वैल्यू देना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि मैंने एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया ए, जिसको कोई भी इनिशियल वैल्यू ही नहीं दी, मतलब इक्वल्स टू 1 दिया ही नहीं, और आगे चल के अगर मैं इसे प्रिंट करूँगा, तो बनी बात है ये थोड़ा-सा मिसबिहेव करेगा, है ना? क्यों क्यों करेगा? क्योंकि आपने ए में कोई वैल्यू नहीं दी है और ए को प्रिंट करवाना चाहा। तो ए नाम का वेरिएबल मैंने ऐसा माना मेमोरी में एक एड्रेस होगा 100 और 101, है ना? मेमोरी का, रैम मेमोरी में अगर ये 2 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, तो इसने 100 और 101 पर इसने अपने आप को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था। और अब आपने एक्चुअली में ए को प्रिंट करवाया, दैट मीन्स आप 100 और 101 मेमोरी स्पेस की वैल्यूज को प्रिंट करवाना चाह रहे हो। ठीक है, इसके अंदर जो मेमोरी स्पेस के अंदर जो वैल्यू है, और अगर आप ध्यान से देखो तो आपने तो कोई वैल्यू दी ही नहीं है। ठीक है, तो वैल्यू क्या प्रिंट करेगा? तो क्या होता है कि ये 100 और 101 जो मेमोरी स्पेस असाइन हुए हैं हमारे प्रोग्राम में ए वेरिएबल को, ऐसा तो है नहीं कि ये बिल्कुल कोर कोर मतलब एकदम फ्रेश होंगे। इन मेमोरी स्पेसेस पे और भी पहले कोई ना कोई डेटा पहले कभी भी फीड हुआ होगा, कभी भी इस पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस में कोई ना कोई डेटा हमने रखा होगा और वो यूज हुआ होगा, है ना? तो अब इस मेमोरी स्पेस पे फॉर एग्जांपल मैं एक गाना सुन रहा था और गाने की मेमोरी मैंने फ्लश नहीं की, डायरेक्ट गाना वीएलसी प्लेयर मैंने डायरेक्टली बंद किया था। तो जो वैल्यूज होती है रैम मेमोरी की, कुछ ना कुछ वैल्यूज तो उस पर्टिकुलर वहां पर रहती है। ठीक है, तो लेकिन वो हमारी प्रॉपर एक्चुअल फॉर्म में नहीं रहती, वो करप्टेड फॉर्म में होती है, जिसको हम कहते हैं गार्बेज वैल्यू, है ना? गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज वैल्यू आपने कई बार पढ़ा होगा जावा में, कि गार्बेज कलेक्शन होता है, गार्बेज वैल्यू का मैनेजमेंट होता है। तो बस ये गार्बेज वैल्यूज है। तो जब आप ए को प्रिंट करोगे तो वो क्या करेगा, आपको गार्बेज वैल्यू या करप्टेड वैल्यू आपको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में गार्बेज कलेक्शन नहीं है तो। और अगर उसने गार्बेज कलेक्शन का यूज किया है तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का जो कंपाइलर होता है वो उस पर्टिकुलर वेरिएबल में जीरो असाइन कर देता है। ठीक है, तो ये मैंने होलसेल सारी लैंग्वेजेस की बात की कि ये भी क्या करेगा, गार्बेज कलेक्शन की बात करेगा। तो किसी भी वेरिएबल को यूज करने के पहले सबसे पहले उसमें कोई ना कोई बड़ी ऐसी वैल्यू उसमें आप इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो वो आपको वही वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक, तो अगर एफ में अगर मैं यहाँ पर कुछ भी असाइन नहीं करता और आप सोचो एफ का इंटू कर देता 5 में, अगर एन 5 होता तो एफ का इंटू करता 5 में, तो आप ऐसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 से जो कि एक्चुअली उसमें कोई वैल्यू नहीं है, उसमें कोई कचरा रखा हुआ है ना? मेमोरी के अंदर वो कचरा या करप्टेड वैल्यू है, प्रॉपर वैल्यूज नहीं है। ठीक है, और अगर गार्बेज कलेक्शन भी आप यूज कर रहे हो तो वो जीरो प्रिंट कर देता, तो आपका आंसर ही मल्टीप्लाई में क्या आता आ जाता, जीरो। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या साइन कर दिया, 1। ठीक है, ताकि ये क्या हो, किसी भी नंबर में यदि मैं एक से मल्टीप्लाई कर देता हूँ या किसी भी नंबर को एक से डिवाइड करता हूँ तो उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वैसे ही अगर आप सम ऑपरेशन कभी भी करोगे तो किसी भी नंबर में आप सम या वो करोगे, डिफरेंस निकालोगे, तो उसमें आप हमेशा देखोगे कि हम उसमें जो इनिशियल वैल्यू देंगे वो जीरो देंगे, क्योंकि किसी भी नंबर में यदि आप जीरो सब्सट्रैक्ट कर दो या ऐड कर दो उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करने वाली के लिए मैंने यहाँ पे 1 असाइन कर दी, जीरो नहीं कर सकता था वरना आंसर ही जीरो आ जाता। तो गार्बेज वैल्यू को मैनेज करने के लिए हमें ये 1 असाइन करना पड़ा। ठीक है,